एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस चैनल पे, जहां पर हम क्लास 9 से लेकर 12th तक के सीबीएसई बोर्ड के ये सारे हिंदी कोर्सेज को कवर अप करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में भी आपके दो सिलेबस चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। अभी हम करा रहे हैं कोर, और कोर में हमने जो अपनी बुक अपनी कवर कर रही हूं सबसे पहले, वो है आपकी आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 की बात करें तो अभी तक इस बुक के हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करा दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दिए हैं, और अब हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि ये सभी आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं जो आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं इसी के गद्य खंड का अंतिम अध्याय, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। यहाँ पर दो कविताएं हैं जो कि उमाशंकर जोशी द्वारा लिखी गई। ये दोनों कविताएं हमने बहुत अच्छे से समझी हैं, हर एक चीज, इवन कविता और कविता के पीछे के आशय, इन दोनों को समझाने का हमने भरसक प्रयास किया कि आपको बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें समझा सकूं। और अगर आपको ये कविताएं अच्छी से समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से आएंगे। पहला रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और दूसरे रहेंगे आपके पास में आपके वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। अब इन सभी को हमें करने के लिए क्या चाहिए होगा, बात ये आती है कि अगर हम इन सभी को करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वो सभी वीडियोस मिलेंगे जो आपकी इस प्रिपरेशन में आपके लिए काफी हेल्प करने वाले, ठीक है। तो अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है, कवि कागज के पन्ने को खेत क्यों कहता है। देखिए, इसमें कई सिमिलैरिटीज हैं। पहली चीज है, जैसे कागज का पन्ना चौकोर होता है वैसे खेत भी चौकोर है। खेत में हम जब बीज बोते हैं तो एक नई संरचना तैयार होती है, यानी कि पौधा तैयार होता है, फसल तैयार होती है। उसी तरह कागज पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो एक नई कृति बनकर सामने उभरती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने इसे खेती के कर्म के साथ कंपेयर किया है लेखन। कवि को कागज का पन्ना किसी चार कोने के खेत की तरह लगता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान खेती करता है ठीक उसी तरह से पन्ने पर कवि कविता लिखता है। इसीलिए कवि पन्ने को खेत कह रहा है। क्यों कह रहा है खेत? क्योंकि उसमें ये सारी चीजें, उसमें सिमिलैरिटी दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना के रसायन को पी से कवि का क्या आश्रय है। अब जैसे खेती होती है, हम जब खेती करते हैं तो क्या होता है, एक बीज अंदर बोते हैं, उसमें जब उसके पानी जाता है, और पानी जाने से वो क्या होता है, जो रसायन होते हैं, मिट्टी के जो रसायन होते हैं, उससे वो बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है। ठीक इसी तरीके से कवि के दिमाग में कोई भी एक बात आती है, भाव आता है, फिर उसमें वो इमेजिनेशन बहुत सारी डालता है, यानी कि कल्पना डालता है, और तब कहीं जाकर वो शब्दों के माध्यम से बयां करके एक नई कविता को जन्म देता है। तो इसी तरीके से जैसे एक बीज अंकुरित हो रहा है, उसी तरीके से एक धीरे धीरे कविता भी क्या कर रही है, वो कल्पना के रसायनों को पी रही है। अब इमेजिनेशन, कवि के इमेजिनेशन पावर को एक्सेप्ट कर रही है, और उससे नई कविता का निर्माण हो रहा है। रचना कर्म तथा कवि कर्म कवि के लिए समान धर्मा प्रतिक्रिया है, ठीक है। कुछ चीज को बनाना या कवि करना, ये एक ही समान है। जिस प्रकार खेत में खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए किसान बीज, जल तथा रसायनों का प्रयोग करता है ना, वो बहुत सारी चीजें डालता है ताकि भाई पौष्टिक चीज पैदा हो। उसी प्रकार एक कवि रचना के सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को पन्नों पर डालता है, शब्दों को भाव संवेदना के जल से सिंचित कर कल्पना के रसायन से उसे उर्वर बनाता है। यानी कि उसकी इमेजिनेशन पावर क्या करती है, उसकी कल्पना जो है उस कविता को धीरे धीरे आगे लेकर चलती है। रचना कल्पना के रसायन को पीकर आनंद रस से परिपूर्ण हो जाती है। अब जो वो रचना कर रहा है, उसने अपनी इमेजिनेशन डाली, बहुत सारी चीजें करी उसमें, जिससे वो कविता पढ़ने में इतनी अच्छी लग रही है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें आनंद अनुभव होता है। यहाँ कवि रचना के लिए कल्पना को महत्व प्रदान करता है। उसका मानना है कि कल्पना के रसायन से रचना अधिक परिपक्व और अनंतता को प्राप्त करती है। यानी कि जब हम उसमें इमेजिनेशन जो डालते हैं, वो उस कविता को ज्यादा पावरफुल बना देती है।
प्रश्न संख्या 3 है, कवि के विचार रचना का रूप कैसे ले लेते हैं? अब कवि अगर कोई चीज सोच रहा है, अब मान लो उसके दिमाग में एक भाव आया, अब उस भाव पे उसने अपनी कल्पना डाली, कल्पना डालने के बाद उसे एक एक शब्द करके उसे पन्ने पर उतारा, तो फिर क्या बना? वो एक कविता बनती है, यानी कि वो एक रचना का रूप ले लेती है। कवि के मन में कहीं से कोई भावनात्मक तूफान आता है, यानी कि कोई विचार, कोई भी भाव, कोई भी चीज होती है, ठीक है। अब जैसे कवि होते हैं, कवि तो हर चीज में कुछ ना कुछ देख लेते हैं। हवा अगर चल रही है तो उसमें भी वो बहुत कुछ देख लेते हैं, एक फूल है तो वो उस पर भी कविता कर लेते हैं। बस मन में भावों का आना जरूरी हो जाता है। उसके मन में विचार नामक बीज बोकर चला जाता है, यानी कि उसको एक थॉट आ जाता है। वह विचार नामक बीज कवि की कल्पना नामक सभी रसायनों को पी जाता है। वो विचार क्या होता है? कवि की सारी इमेजिनेशन को ले लेता है, और फिर जिस प्रकार रसायनों को पीकर बीज गल जाता है, बीज क्या है? गल जाता है, और उसमें से एक पौधा निकल आता है और अंकुरित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि के मन का विचार कवि की कल्पनाओं के माध्यम से कागज पर अंकित हो जाता है। जिस प्रकार खेती में बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है और पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं, तब शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। तो समझ में आया ना? उसके विचार क्या है? वो उसकी कल्पना से फूट रहे हैं, कल्पना से उसमें प्रगाढ़ता आ रही है, और फिर वो पन्ने पर लिखे जा रहे हैं, तब वो एक रचना बन जाती है। कवि बगुलों के पंख कविता में सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। कैसे? अब उसने क्या चीज बोली? बगुलों का पंख जो हमारी दूसरी कविता है, उसमें क्या बोल रहे हैं? कविता में सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने, बंधने का मतलब होता है उसी में जो है कोई चीज हम जैसे गांठ बांध ले, ऐसे चीज, और बिंधने का मतलब है हम उसी में फंस के रह जाते हैं। तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि भाई काला आसमान है, छटा छाई हुई है, और बगुले एक पंक्ति में उड़ रहे हैं, तो वो पंक्ति एक एक सफेद लाइन सी बन रही है, तो वो इतनी सौंदर्यपूर्ण लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि कवि अपनी आंखें उन पर से हटा ही नहीं पा रहा है। और एक तो बंध गया वो, और फिर वो उन्हीं के साथ उड़ता हुआ चला जा रहा है। वो कह रहा है कि रोक लो इस दृश्य को कोई, ये दृश्य जो है, क्योंकि भाई अगर बगुले उड़ के चले गए तो दृश्य तो खत्म हो जाएगा। तो उसका कहने का तात्पर्य है कि भाई इस तरीके से जो बगुले उड़ रहे हैं इनको कोई रोक लो, ताकि ये सामने ही हमारे बंधे रहे। ऐसा ना हो भाई ये चला जाए तो मैं भी उसके साथ चला उड़ता चला जाऊं, तो मुझे वो लगातार देखना है, इसलिए वो बंधने के साथ साथ उसी में बिंध गए हैं, उसी में रच बस गए। बगुलों के पंख एक सुंदर दृश्य कविता है। कविता से गुजरते हुए एक एक दृश्य चित्र की भांति उभरता है। हम जब पूरी कविता पढ़ रहे हैं तो वो सारा चित्र हमारी आंखों के सामने आता है। कवि काले बादलों के नीचे से पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों को देखता रह जाता है। ये उसे कजारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भाई काले बादल हैं, बगुले सफेद उड़ रहे हैं, तो श्वेत काया हुई कि नहीं हुई। ये दृश्य इतना मोहक है कि कवि उसमें अटका रह जाता है, उसी इतना सुंदर है कि उसी को देखता रह जाता है। कवि इसे माया कहता, माया मतलब जादू। इस दृश्य में कवि प्रकृति सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त कर रहा है। मतलब वो प्रकृति के इस दृश्य में इतनी सुंदरता देख रहा है कि इससे ज्यादा सुंदरता उसे चीज देखी ही नहीं थी। ऐसी प्रकृति के इस दृश्य का कवि के मन पर पड़ने वाले मोहक प्रभाव के कारण संभव हुआ है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि प्रकृति में जो चीज चल रही है, कवि ने उसे अपने आप पे बांध लिया है, पूरी तरह वो खुद ही बंध गया है, तो इसलिए ये सौंदर्य वो इतनी अच्छी तरीके से बयां भी कर पा रहा है। जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है? अब जैसे कोई भी फल है, अगर किसी पेड़ पर उगा है तो वो कुछ समय तक रस भरा रहेगा, एक समय आएगा कि वो पेड़ से गिर जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन कविता जब बनती है, कविता जब फल के रूप में उत्पन्न होती है तो उसका रस कभी खत्म नहीं हो सकता, अर्थात उसे जब कोई कभी भी पढ़ेगा वो आनंद ही प्राप्त करेगा, यानी कि वो एक रस के अक्षय पात्र की तरह हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे तो उसमें रस तो हमें आनंद मिलेगा,
आज आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, आपके पिताजी दादाजी पढ़ेंगे तो भी उन्हें आनंद पड़ेगा, और आज के आने वाले भविष्य में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे तो भी उन्हें वही आनंद आएगा जो आज हमें आ रहा है। तो यानी कि उसका जो रस है, जो आनंद है, वो समय के साथ कभी फीका नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही बना रहेगा, हो सकता है समय के साथ बढ़ भी जाए। जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत की तरह लगती हैं। कवि ने अपनी रचना को पल भर में रचा, परंतु उससे मिलने वाला फल अर्थात आनंद लंबे समय तक मिलता रहेगा। यानी कि उसे तो कुछ पल में ही लिखा गया, लेकिन उससे जो आनंद है लोग ना जाने कब तक प्राप्त करते रहेंगे। कवि की रचना से मिलने वाले रस अर्थात आनंद को कोई जितना भी लूट ले वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वह तो लगातार बढ़ता जाता है। कवि का कविता रूपी खेत छोटा सा है, परंतु उसके रस का पात्र हमेशा भरा रहने वाला है, अर्थात कभी समाप्त होने वाला नहीं। मतलब उस रचना को बनाने में भले ही कम समय लगा, लेकिन उससे मिलने वाला आनंद क्या है, आप सालों तक उसका आनंद उठाते ही रहेंगे। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? अंधड़, अब क्या होता है कि जब कवि के मन में कोई विचार आता है ना तो बहुत तेजी से आता है, जैसे कोई आंधी जब चलती है तो उसी तरीके से। तो उन विचारों का आना, उन भावों का आना इतनी तेजी से होता है कि उसे अंधड़ के साथ कंपेयर किया। अब वो अंधड़, वो या चीजें जो हैं वो एक विचार का रूप धारण करती है, तो वो विचार होता है बीज। जिस तरीके से खेत में बीज पड़ता है, वैसे ही कवि के मन में आने वाला भाव उसके दिमाग में एक विचार डालता है, और वही विचार धीरे धीरे क्या, उसकी इमेजिनेशन पावर के रसायन को पीकर कविता का रूप धारण करता है। रचना के संदर्भ में कवि अंधड़ को वेगात्मक संवेदना मानता है। वेगात्मक संवेदना का मतलब भावों, बहुत सारे भावों का उमड़ पड़ना। ये भाव का वह झोंका है जो काव्य प्रेरणा के रूप में कविता के सृजन के लिए कवि को मजबूर कर देता है। बीज रचना के संदर्भ में शब्द है, ठीक है। अब चूंकि उसके मन में विचार आए हैं तो अब उन्हें वो शब्दों के माध्यम से बयां करेगा, तो बीज क्या है, वो शब्द है। मन में जगे किसी निश्चित विषय वस्तु से संबंधित शब्द, जिनको कागज के पन्नों पर बिखेर कर कवि रचना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, वहां बिंबों, प्रतीकों के माध्यम से संरचनात्मक दृश्य तैयार होता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा है, तो उससे एक रचना तैयार हो रही है, जिससे काव्य सृजन संभव हो पाता है। तभी क्या होता है, एक रचना बनती। कौन सा दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जा रहा है? काले काले बादलों के ऊपर से तैरते सफेद हंस, पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद पंखों का जो दृश्य है वो कवि को अपनी तरफ खींच के लेता जा रहा है। कवि आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों के सुंदर पंखों को देखता है। यह दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जाता है, अर्थात कवि को यह दृश्य अत्यधिक मनमोहक लगता है। मनमोहक यानी कि मन को चुरा लेने वाला लगता है। कवि को खेत का रूपक अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए खेती का कर्म भी जो है ना वो बहुत मेहनत वाला होता है। उसी तरह कविता में आप जैसे जो हम खेती का काम करते हैं उसमें शारीरिक मेहनत होती है, जबकि कविता का कर्म अगर हम करेंगे तो उसमें आपकी मानसिक मेहनत यानी कि बौद्धिक क्षमता लगती है। तो मेहनत दोनों ही है, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पर एक जैसा कंपेयर करने की कोशिश करी। कवि बताता है कि कविता लिखना या रचना एक मुश्किल कार्य, काफी मेहनत करने वाला, और कल्पना करने के बाद भी कुछ शब्द कागज पर उतर पाते हैं। यानी कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, दिमागी तौर पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। यही खेती का हाल है। खेत में बीज बोने से लेकर कटाई करने तक में बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए इन्होंने इन दोनों काम को क्या किया है, कंपेयर किया है आपस में। कवि को बगुलों की पंक्ति आकाश में कैसी प्रतीत हो रही है? अब आप बताइए। वो सांझ की स्वतेज काया की तरह प्रतीत हो रही है ना। ये चीज उन्होंने बताई है कविता में। क्या कह रहे हैं, काले बादल आकाश पर किसी छाया अर्थात परछाई की तरह छाए हुए हैं,
अब चूंकि चारों बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, समझ लो पूरा काले बादल छाए, और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे सायंकाल की चमकीली श्वेत शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रही हो। अब उन्होंने क्या किया, सांझ को बता दिया। सांझ होती ना संध्या के समय, तो वो हल्की डलनेस ले आती है, दिन में हल्का डलनेस लेके आती है ना, ग्रेइश हो जाती है। तो वो क्या है, तैर रही है सांझ, तो वो उनको कैसी लग रही है, वो सांझ की स्वतेज काया के समान लग रही है। कविता लुटने पर भी क्यों नहीं मिटती या खत्म होती। अब कविता के साथ क्या होता है, हम पढ़ेंगे तो हमें भी आनंद है, दूसरा पढ़ेगा दूसरे को आनंद है, तीसरा पढ़ेगा तीसरे को आनंद है। ये तो है नहीं कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ शब्द चुरा के उसे कम कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं। तो इसलिए हम उसको जितनी बार पढ़ते हैं उसका आनंद हम उतनी बार, और जितने लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तब तक उन्हें वो आनंद आए। यहां लुटने से आश्रय बटने से, जब कविता पाठकों तक पहुंचती है तो वह खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो जो वह पाठकों के पास पहुंचती जाती है वह और अधिक विकसित होती जाती है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हमने कविता लिखी, हमने जिस भी मन से लिखी, जैसी भी लिखी, आप पढ़ोगे तो उसे अपने अर्थों के हिसाब से निकालोगे, दूसरा पढ़ेगा तो वो और अर्थ निकालेगा, तीसरा पढ़ेगा। तो इस तरीके से कविता क्या करती है, धीरे धीरे विकसित होती है, और उसमें एक साथ अब बढ़ते बढ़ते क्या होता है, बहुत सारे अर्थों के साथ वो प्रकट हो जाती है। तो इसलिए उसका रस कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता। कवि क्यों चाहता है कि मनमोहक दृश्य को कोई लुप्त होने से रोक ले, यानी कि वो जो बगुले उड़ते हुए जा रहे हैं वो मन को मोहने वाले, इतना सुंदर दृश्य है कि वो नहीं चाहता कि ये दृश्य उसकी आंखों से हटे। तो वो चाहते हैं कि ये जो दृश्य है कोई इसको रोक ले, क्योंकि वो खुद अपने आप को उससे बंधा हुआ पा रहे हैं। आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों का दृश्य कवि को इतना मनमोहक लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि अपने जादू से यह दृश्य उन्हें धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। बगुलों की पंक्ति उड़ते उड़ते दूर जा रही है। अब भाई बगुले तो रुकेंगे नहीं, वो तो उनका काम तो अपने घर जाने के लिए, वो उड़ते हुए चले जा रहे हैं, और मनमोहक दृश्य कवि की आंखों से ओझल हो रहा है। अब कवि तो यहाँ बैठा है, सामने उड़ रहा है, तो वो तो उड़ते उड़ते एक समय में चला जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। और कोई इस मनमोहक दृश्य को लुप्त होने से रोक ले। कवि कह रहा है कि भाई ये इतना सुंदर दृश्य है कि बगले तो उड़ के चले जाएंगे, तो ये दृश्य खत्म हो जाएगा, तो किसी तरीके से दृश्य को रोक लो, क्योंकि ये बहुत सुंदर। इस आकर्षक दृश्य का कवि पर इतना प्रभाव पड़ा कि आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती, यानी कि वो उसी में बंधा हुआ अपने को महसूस कर रहा है, उससे अलग नहीं कर पा रहा है। अर्थात कवि बगुलों की उस पंक्ति से अपनी आंख नहीं हटा पा रहा। मेन क्या है कि भाई बगुले उड़ जाएंगे तो वो दृश्य खत्म हो जाएगा, तो वो ये चाहते हैं किसी तरीके से बगुले यहीं रुके रहे, ताकि ये मनमोहक दृश्य काफी लंबे समय, क्योंकि हमें तो जो चीज अच्छी लगती है हम ये चाहते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक चले, तो उसी तरीके से लेखक भी चाह रहा है कि ये दृश्य काफी लंबे समय तक बने रहे, तो इन बगुलों को कोई रोक। पाती बांधे से कवि का क्या तात्पर्य। पाती, पाती मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन, बांधे मतलब बनाकर। बगुले क्या हैं, वो पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर एक बढ़िया परफेक्ट फॉर्मेशन में आसमान में उड़ रहे हैं। पाती बांधे से कवि का तात्पर्य एकता से, समझ में आया। अब देखिए, अगर वो पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब तक उनमें एकता नहीं होगी तब तो वो नहीं उड़ सकते ना। पाती बांधे का जो एक्चुअल में जो अर्थ है वो क्या होगा, लाइन बनाकर उड़ना। लेकिन अगर इसके पीछे के आश्रय या भाव को हम समझना चाहें तो वो बगुलों की एकता को बयां करना चाह रहे हैं कि वो कितना अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ उड़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन भी तब कब होता है जब भाई एकता होती है, आपस में मेलजोल होता है ना। जिस प्रकार ऊंचे आकाश में बगुले पंक्ति बनाकर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एकजुट रहना चाहिए। बगुलों की पंक्ति हमें एकता ही शक्ति का भाव सिखाती है। क्या सिखाती है कि एकता में ही शक्ति है, इस भाव बात को सिखाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकोने छोटे खेत को कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा, और उस खेत में रुपाई छड़ की और कटाई अनंतता की कैसे है। अब देखिए, जैसे खेत चौकोना होता है, जस्ट लाइक दैट पन्ना भी वैसे ही चौकोना होता है।
ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कागज के पन्ने और खेत को सिमिलर किया। अब वो क्या कह रहे हैं, उस खेत में रुपाई क्षण की और कटाई अनंतता की होती है। जिस प्रकार से, अब यहां पर हम क्या बताएंगे, एक खेत में बीज बोया जाता है, फिर वो पेड़ उगता है, उस पेड़ पे भाई बीज तो क्षण में बोया गया ना, लेकिन जब वो बड़े होकर फल देता है तो वो तो बहुत सालों तक देता रहता है, ना जाने कब तक देता रहता है। ठीक इसी तरीके से जब कविता रची जाती है पन्ने पर, तो उसे रचने में तो कुछ समय ही लगा, लेकिन वो अनंत काल तक लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी और उसमें से सबको आनंद प्राप्त होगा। जिस प्रकार से बीज तो पल भर में बोया गया था, लेकिन उससे बड़े हुए पेड़ से जो फल लग रहा है उसे लोग ना जाने तक कब तक खाते रहेंगे और उसका आनंद लेते रहेंगे। तो काम का हुआ, एक क्षण में हुआ, लेकिन उससे मिलने वाले परिणाम को लोग सालों तक आनंद उठाएंगे, ना जाने अनंत काल तक, कब तक नहीं पता। कवि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहता है क्योंकि कवि का कहना है कि कवि कर्म भी खेती के कार्य की तरह ही है। खेती में रोपाई से कटाई तक की प्रक्रिया अत्यंत शारीरिक और मानसिक श्रम से युक्त होती है। इसी प्रकार कविता का सृजन भी मानसिक श्रम साध्य कार्य है। इससे भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो समझ में आया क्या हुआ कि भाई इसमें तो जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ एक पल में हो रहा है, लेकिन मजा क्या है, हमेशा उठाते हैं। अलौकिक रस की धारा फूटती है, इसका मतलब क्या है? अब जब बीज में से कोई भी अंकुर फूटकर बाहर आता है तो अब वो पेड़ बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो उसमें फल लगेंगे, फल लगेंगे तो वो एक ऐसी जो रस फूटेगा जिसका आनंद हम उठाएंगे। उसी तरीके से कविता में भी होता है, कविता लिख ली जाती है, फिर जब जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका आनंद तो ना जाने कब तक उठाते रहते हैं, है ना। तो वो अलौकिक रस की धारा है, यानी कि वो एक तो आनंद भी खूब दे रही है और वो हमेशा बहती है। जब कोई विचार रूपी बीज अंकुरित होकर कविता का रूप धारण कर लेती है तो उसमें से आनंद बहुत सी धाराएं फूटती हैं, आनंद रूपी बहुत सी धाराएं फूटती हैं। ये धाराएं अनंत काल तक बहती जाती, यह आनंद पाठकों को चिरकाल तक खुशी देता है। इसीलिए यह रस अलौकिक है, क्योंकि यह हमेशा आपको आनंद देता रहेगा, इसीलिए क्या बोला है, अलौकिक। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा? अब इन्होंने कवि ने खेत को रस का, अब खेत में तो होता नहीं कि भाई एक खेती हुई उसके बाद उस खेती को हटा दिया तो दोबारा उसमें खेती नहीं होगी, होगी ना, दोबारा फिर से खेती होगी, फिर समय आएगा फिर से खेती होगी। तो वो क्या है, उसमें आप मेहनत करते जाइए और उसमें से आप रस प्राप्त करते जाइए, वो रस उसमें से कभी खत्म नहीं, जैसे कि कविता के साथ होता है। कविता भी एक बार रची जाती है और उसमें से हम हमेशा आनंद उठाते रहते हैं। जैसे अक्षय पात्र का अर्थ होता है हमेशा भरा रहने वाला पात्र। अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। रस के अक्षय पात्र में रस जितना बांटा जाता है उतना ही वह भरता जाता है। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता है। खेती की फसल खत्म हो जाती है परंतु रचना का रस कभी खत्म नहीं होता, यह अनंत काल तक बहता है। ये रचना कर्म की शाश्वतता को दर्शाता है कि मतलब ये काम एक बार किया गया तो हमेशा बना ही रहे। तो देखा, अब ऐसे करते करते हमने अपना काव्य खंड पूरा खत्म कर लिया। तो काव्य खंड हमारा खत्म हो गया और अब हम शुरू करेंगे अपने गद्य खंड को, जहां पर हम लेकर आएंगे सबसे पहले गद्य खंड का पहला चैप्टर भक्ति। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, उसको भी लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम गद्य खंड की शुरुआत के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।